सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि ये वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 पहले बना चुका हूं और आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा और आप जाकर देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे भी एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और पार्ट 2 में यहाँ भू संसाधन से हम शुरुआत करेंगे। भू संसाधन को पढ़ने से पहले हम ये इसमें कुछ टॉपिक दिया गया है, ये पढ़ने थोड़ा सा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1-2 नंबर एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ द रोम ने की। माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ द रोम ने किया था। और तत्पश्चात माने उसके बाद 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में, सुमेसर की स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखे थे, उसमें क्या है, इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। अच्छा, माने तो उसके बाद सुमेसर ने अपने गांधी जी के दर्शन का दोबारा पुनरावृत्ति माने दोबारा किया। और उसके बाद देखिए आप क्या करें, 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलधार योगदान किया। रिपोर्ट आयोग वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में योगदान किया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील 1952 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया। और आप देखेंगे हमारा साझा भविष्य आप देखेंगे कब लिखा गया था, 1987 में लिखा गया था। आप देख सकते हैं कि ब्रुंडलैंड आयोग द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण का मूलाधार योगदान किया गया। और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की, माने कि, और इसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया था हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर एक शीर्षक नाम के पुस्तक को प्रकाशित हुई। और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। और हम अब भू संसाधन को शुरुआत करेंगे। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। भारत में आप देखेंगे 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के 30% भाग पर विस्तृत है। नहीं, उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत
पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग है, माने भारत का 43% आप देखेंगे भू क्षेत्र मैदान है, और 30% आप देखेंगे तो भू पर्वत माने पूरे भू क्षेत्र के 30% है भाग पर विस्तृत है। वह कुछ बारहमासी नदियां के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। बारहमासी नदी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि बारहमासी नदी जैसे आपका गंगा हो गया, और घाघरा भी है, और जमुना भी है। पर्यटन सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र जैसे आप देखेंगे नागपुर साइड का जो क्षेत्र है, अधिकतर वहाँ पठारी क्षेत्र, वहाँ पर जहाँ ज़्यादा इस क्षेत्र में देखो पठारी क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। माने पठारी क्षेत्र में देखेंगे आप तो खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। और आप देखेंगे भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र आपको बताया गया था, जैसे कि आपका पर्वत आप देखेंगे तो आपका पर्वत होगा 30% आपका होगा, और मैदान देखेंगे 43% है, और 27% पठार है। और हम और विस्तार में भी इसका पढ़ेंगे हम। ये आपको दिया गया है 2 वर्ष का डाटा है ये। नहीं, ये डाटा नहीं दिया 2 वर्ष आप इसे आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करने की बात नहीं है। और हम अब भू उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे आप देखेंगे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। जैसे गैर कृषि कर प्रयोजन को अगर पूछा जाए कि क्या क्या उदाहरण आते हैं, तो जैसे इमारत देखेंगे आप, सड़क, उद्योग इत्यादि। और आप और आगे देखेंगे प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, माने जहाँ गाय वाय चरती है सब भी, और विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, आप देखेंगे। और क्या बता रहा है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। कृषि योग्य बंजर भूमि को आप देखेंगे जहां 5 से अधिक वर्षों को खेती ना की गई हो। प्रति भूमि वर्तमान प्रति जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो। एक कृषि वर्ष जैसे रबी और खरीफ दोनों मिलाकर जो कृषि वर्ष रहता है उसे हो। और आप देखेंगे फिर वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, माने रबी खरीफ और जायद तीनों आप देखें सीजन में नहीं किया गया हो। तो अब आप देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, माने शुद्ध का निवल भी कहते हैं। आप देखेंगे एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब आप देखेंगे सकल कृषि क्षेत्र, इकोनॉमिक्स में आप देखे थे सकल घरेलू उत्पाद, और ये सकल कृषि क्षेत्र आप देखेंगे और बढ़िया से। भारत में भू उपयोग प्रारूप
भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्रफल इसे कहा जाता है। आप देखो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, आप क्लास 6 में भी पढ़े थे और 7th में भी, 8th में भी और 9th में भी। देखिए लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर में असम आता है, को छोड़कर अन्य प्रांतों को के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों को भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। और आप देखेंगे फिर भू उपयोग के दो वृत्त की तुलना करके पता लगाइए। 1960-61 और 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र को और वनों के अंतर्गत भूमि में कितना सीमित परिवर्तन हुआ है। अब आप वहां ऊपर दिया गया था, आप देखकर बता सकते हैं। अस्थाई चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में असमर्थ होंगे। और इस आप देख सकते हैं कि अस्थाई चारागाहों के अंतर भी भूमि कमी कैसे हुई है, माने अब देखेंगे कैसे हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। देखेंगे अब प्रति भूमि पे फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा लागत लगती है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। प्रति भूमि को 2 या 3 वर्षों में 2 या 1 बार बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत की कुल सूचित क्षेत्र लगभग 54% होगा। 54% होगा। प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है और ऊपर 43% आपको वहां देखा गया था, उसका था भूमि क्षेत्र। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम बोया जाता है। अब आप देख लीजिए, अगर आपको आ सकता है कि 10% से कम बोए जाने वाले क्षेत्र को बताइए तो आपको MCQ में दिया होगा, तो आपको दिया रहेगा अरुणाचल प्रदेश या और दे सकते हैं। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसमें पानी की सुविधा कुछ कम हो सकती है, या वहाँ का मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकता है, या प्रतिभूमि हो सकते हैं। और आप ज्ञात कर सकते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित हैं। वनों देखेंगे 1952 में वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत माने 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है, और जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है।
वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारिस्थिति आप पढ़े थे जहाँ जीवमंडल और उसका क्लास 9th में था, जीवमंडल और जैवमंडल दोनों जहाँ मिलता है वो इसी को कहा जाता पारिस्थितिकी, और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, अब यहाँ देखेंगे गैर कृषि बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है और इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। देखेंगे आप किसके कारण आपको कह सकते हैं, तो जो भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है इसके कारण हो सकता है। अगर पूछ सकते हैं कि किसके कारण आ सकता है, पर्यावरण पर गंभीर आपदा किसके कारण आ सकता है, तो आप भू संसाधनों का निम्नीकरण के कारण हो सकता है। और इसके जैसे आप पूछ सकते हैं कि क्यों, कौन कौन से इसके कारण हैं, जैसे बस्तियां, रेल, ये सब आप उदाहरण हैं, ये सब बन रहे हैं। और अब आप देखेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। जो एक कहावत निकली थी, रोटी कपड़ा और मकान, तो वही कहा गया है, भोजन, मकान और कपड़े प्राप्त करते हैं, माने 95% चीज माने भूमि से ही प्राप्त करते हैं हम लोग। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे नाइट्रोजन छोड़ा जा रहा है उसके मील के द्वारा, और उससे भूमि पर भी दिक्कत पड़ता है। आप देखेंगे नाइट्रोजन जब, तो भूमि उपजाऊ भी कम हो जाएगी। और इसी समय भारत का में लगभग 43 करोड़ हेक्टेयर, लगभग इसी समय 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है और इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आता है और 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय हैं और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अस्थि पशुचरण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाई है। अब आप देखेंगे 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है और उसमें 28% भूमि वनों के अंतर्गत आता है और उसमें 56% जल अपर्दित है और शेष लवणीय, क्षारीय, जैसे राजस्थान की भूमि आप देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा लवणीय रहता है और उसी के कारण नमक भी निकाल लेते हैं। देखेंगे राजस्थान का झील है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, वनों को काटना, और उसके कारण हो गया अति पशुचलन, माने जब जहाँ पशु जाएंगे तो उनका जहाँ पाँव पड़ेगा तो वहाँ का भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। चाहे आप कभी ख्याल करें, आपके उधर जो परती भूमि रहती है वहाँ पर पशु चरते हैं तो वहाँ की उपजाऊ कम और हो जाती है। अब आप खनन जानते हैं, जैसे खुदाई के लिए जहाँ पर भी भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण, मुख्य भूमिका निभाई।
अगर आप भूमि निम्नीकरण को अगर पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं, अगर आप इसे पढ़ें। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों पर गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे देखेंगे अब हमारे इधर एरिया में भट्ठा के लिए मिट्टी निकाला जाता था, तो उतना एरिया उतना में 2 फीट 3 फीट निकालते थे, तो वो भूमि उपजाऊ लायक बहुत कम बचती थी, उपजाऊ भूमि निकल ली जाती थी। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। आप अगर पूछ सकता है कि अति पशुचरण का भूमि निम्नीकरण का कारण कहाँ कहाँ है, तो आपको जैसे दे सकता है, तो आप अगर ये चारों देश याद रखेंगे, चारों प्रदेश याद रखेंगे, सॉरी याद रखेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति पशुचरण। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व है। अब देखेंगे आप यूपी में अधिकतर ट्यूबवेल से डायरेक्ट सींचते हैं, उस वो भी कारण है। पानी माने मृदा का कटाव करता है, जो बहकर जाता है ढाल के साइड, तो वो भी कारण है भूमि निम्नीकरण का। और अति सिंचन में उत्पन्न जलाक्रांत का भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व है। उत्पन्न माने अति सिंचन माने सिंचाई, जलाक्रांत का भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया में जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और शैलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जबकि जब इसकी परत भूमि पर जम जाती हैं तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। हमारे इधर एक मिल था, और हम लोग छत पे जब सोते थे तो उज्जर माने सफेद चद्दर जो होता था, वो माने सुबह उठते उठते देखते थे हम लोग, काला हो जाता था। और वो उसका जो मिल से पत्थर, उसका कोयले का जो धुआं निकलता था कार्बन वाली, वही उस पे जो छोटे छोटे वो कण रहते थे वही गिरते थे उसी का कारण, और वो जमीन पे भी गिरते थे, तो उसका भी नुकसान पड़ता होगा जमीन पर। पिछले कुछ वर्षों से भूमि के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा। जैसे कह रहे हैं कि माने उद्योग से निकलता है जो खराब जल निकलता है, वो भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध। देखेंगे वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध, और इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं पेड़ों की रक्षक मेखलाएं और पशुचरण नियंत्रण, रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंध, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के तत्पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखेंगे बंजर भूमि के उचित प्रबंध, खनन और नियंत्रण के जो औद्योगिक जल को परिष्करण के तत्पश्चात विसर्जित करके
जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को। और हाँ, ये टॉपिक बचा है मृदा संसाधन। अब इसे हम पार्ट 3 में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मृदा के बारे में एक एक मृदा के बारे में बताया गया है। तो हम इसे तीसरे पार्ट में देखेंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे चैनल पे जाकर एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पे जाकर आप पा सकते हैं। और आप बुक का पीडीएफ, वैसे भी तो कोरोना के समय में आपको दिक्कत पड़ता होगा, बुक नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर छोटू जैन, टेलीग्राम पे अगर छोटू जैन भी डालेंगे तो उस पर पूरा बुक का हिंदी में भी बुक है और इंग्लिश में भी मैं डाल दिया हूँ, आप जाकर पा सकते हैं। और देखने के लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट बनाऊंगा और उसको डाल दूंगा।